Each topic, and we will try to discuss this topic according to the scenario. We have a scenario written in हाँ our तो ये screen. थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लो ये विजिबल है एक्चुअली मेरे पास ये एडिट हो चुका है, अब मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है सिर्फ पिक्चर लेके ना, तो अच्छा ये जूम हो सकता है अपनी स्क्रीन पे, जिसमें करना हो तो जूम हो जाएगा. हम्म हाँ ये चले आप बेहतर हो थोड़ी साइडों So में scenario ठीक है 12-hour-old full-term infant weighing 2.5 kg presents with choking cyanosis during his first feed. NICU staff is unable to pass feeding tube into stomach. The baby also has copious oral secretions and there is a history of polyhydramnios. So based upon this scenario, हम इसको discuss करेंगे. So what is the diagnosis? इसमें क्या diagnosis बनता है? Anyone from the audience? जो इसका डायग्नोसिस है ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला और एज 3 C's पर इसको हम डायग्नोस करते हैं, जिसमें है चोकिंग, कपिंग एंड साइनोसिस. तो ये निकू का पेशेंट 2.5 kg वेट, तो और ये तीनों साइंस हैं, चोकिंग, कपिंग एंड साइनोसिस. तो ये ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला. Good. तो diagnosis almost straightforward है. It is the tracheoesophageal fistula, choking, coughing and cyanosis. 3 C's इसमें है. Obviously patient choke भी कर रहा है, cough भी कर रहा है और cyanosis भी हो रहा है उससे. So this is the basic diagnosis. So next question is, what is the pathophysiology of the disease? Anyone? इसकी बेसिकली डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आपको पता ही होगा. ये नंबर 2 और 3 को हम इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टुला. बेसिकली जो डिस्टल ट्रेकिया है ना, ये लोअर इसोफेगल के साथ कनेक्ट होता है. तो इसमें इनहेल्ड एयर, फर्स्टली इनहेल्ड एयर कैन बाईपास द लंग्स एंड डिस्टेंड द स्टमक, जिसकी वजह से वेंटिलेशन इंपेयर होगी, एटलेक्टेसिस भी होगी. सेकेंडली एसिडिक स्टमक होगा तो कॉन्टिन्यूस रिस्क ऑफ लीकिंग बैक इनटू एंड डैमेजिंग लंग्स, उसमें से एयर वापस लंग्स की तरफ जाएगी और डैमेज करेगी. और थर्डली ओरल सिक्रेशन जो है ना, वो पूल करेंगी इसोफेगल पोच में, जिसकी वजह से एस्पिरेशन, कफिंग एंड साइनोसिस हो सकेगा पेशेंट को. और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसको हम क्लासिफाई करते हैं क्लास 1, 2, 3A, 3B एंड 3C. 3B is the most common type of tracheoesophageal fistula. Anyone जो जिसको इसकी टाइप्स के बारे में आइडिया हो कि क्या क्या होता है इसकी टाइप्स में? सही चल रहा है. इसकी टाइप्स की एक डायग्राम बनी हुई है बुक में, जो देख के मजीद क्लियर हो सकता है. इस वक्त मैं स्क्रीन शेयर, वैसे मैंने दूसरी की हुई है पेपर की, तो अदरवाइज उसको मैं स्क्रीन शेयर कर लेता. क्लास 1 में जो इसोफेगस है वो उसकी अलग पाउच होती है. और क्लास टू में बेसिकली जो आपका इसोफेगस है वो कनेक्टेड होता है बिफोर द बाइफर्केशन टू ट्रेकिया. जो 3B है, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप, इसमें अपर एंड ब्लाइंडेड होता है इसोफेगस का, और लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस इज कनेक्टेड टू द ट्रेकिया, जिसकी वजह से एस्पिरेशन के सारे चांसेस ज्यादा होते हैं इसमें. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what other problems may this child have and when should these be investigated? इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहे कि इसके साथ एसोसिएटेड डिजीजेस क्या होती हैं इसमें और क्या क्या हो सकता है? तो इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एस्पिरेशन निमोनिया के,
और सर इन्वेस्टिगेट हम इसको तब इसको सस्पेक्ट करने लगते हैं जब इसमें हम कोई एनजी फीड के लिए एनजी ट्यूब पास करते हैं तो वो आगे पास नहीं होती और फॉइल हो जाती है या वापस आ जाती है, तो उसको फिर सस्पेक्ट करना शुरू करते हैं कि इसको ट्रैक्योएसोफेजियल फिस्टुला तो नहीं है, फिर इस पर आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक हो गया। एस्पिरेशन इसमें निमोनिया के चांस मोर ज्यादा होते हैं। मोर एसोसिएटेड सिम्टम्स या मोर एसोसिएटेड डिजीजेस कौन सी हैं टेफ के साथ, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं ऐसे पेशेंट को? कार्डिक इश्यूज हो सकते हैं एग्जैक्टली इससे और related, और pulmonary hypertension। वेटर सिंड्रोम होता है और या फिर वेक्ट्रल सिंड्रोम होता है। एग्जैक्टली वेटर वेक्ट्रल सिंड्रोम होता है या वेटर कहते हैं हम इसको। इसमें ठीक। VACTERL हर वर्ड से एक अनोमली बनती है। V से वर्टिब्रल अनोमलीज, A से एनल डिफेक्ट या एनल एट्रीजिया, C से कार्डिक मैलफॉर्मेशंस। कार्डिक मैलफॉर्मेशंस कैन अकर, इसमें VSD भी हो सकता है, ASD भी हो सकता है, टॉफ भी हो सकता है, PDA भी हो सकता है। तो कार्डिक मैलफॉर्मेशंस कैन बी ऑफ वैरायटी ऑफ द टाइप्स। T से ऑब्वियसली टेफ ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला, R से रीनल डिस्प्लेजिया भी हो सकता है और L से लिम्ब डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसमें रेडियल एप्लेजिया मोस्ट कॉमन है। सो वेक्ट्रल या वेटर हम कहते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन जो एसोसिएशन है वो कार्डिक के साथ है, जो कि 29% एसोसिएशन है। एनल डिफेक्ट 14% होते हैं और वर्टिब्रल एनोमलीज 10% होते हैं। तो ऑब्वियसली जो भी पेशेंट हमारे पास टेफ का आएगा तो हमने बिफोर सर्जरी या उसको मजीद प्रोसीड करने से पहले वी हैव टू डू ऑल द इन्वेस्टिगेशंस सो दैट हम इन तमाम डिफेक्ट्स को जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं टेफ के साथ, जिसको हमने वेक्ट्रल का नाम दिया है, वर्टिब्रल एनोमलीज, एनल डिफेक्ट्स, कार्डिक मैलफॉर्मेशंस, रीनल डिस्प्लेजिया, वी हैव टू रूल आउट ऑल दीज डिफेक्ट्स। और इसमें सो प्री ऑपरेटिवली हम इसमें यूं भी कह सकते हैं कि एको हमने लाजमी करवानी है ऐसे पेशेंट्स में, टेफ के पेशेंट्स में जब ऑपरेट कर रहे हैं कोई, ताकि हम अगर कोई कार्डिक एनोमली है तो उसको हमें आइडेंटिफाई कर सकें और अपनी मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली कर सकें। और एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि अगर ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला के साथ ओम्फेलोसील भी हो तो देयर आर 20% चांसेस कि कॉन्जेनिटल कार्डियक डिजीज लाजमी होगी। ये कहीं एमसीक्यू भी था एक जगह पे, तो ये मैंने कहा यहाँ पे डिस्कस भी कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what should investigation वाला हो गया। नंबर 5, what should the parents be told regarding perioperative risk and risk of recurrence? इसके बारे में कुछ बताना चाहे तो। The patient attendants should be counseled that कि सर इसमें पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और उसमें एस्पिरेशन निमोनिया की उसको डिटेल बतानी है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स हो सकता है, ट्रैकियल या एनास्टोमोटिक लीकेज की भी चांसेस है। और सर ये उनको काउंसलिंग ही हो सकती है कि पोस्ट ऑपरेटिव जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कॉम्प्लिकेशंस इसमें के लिए। बेसिकली हमने तमाम रिस्क को ना पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है। इसमें बेसिकली जो पोस्ट ऑफ prognosis- ICU एडमिशन का भी हाँ जी, पोस्ट ऑफ पीको एडमिशन या आईसीयू जो भी एडमिशन होगा पीरियड्स का केस ऑब्वियसली। कंसल्ट कर तो इसमें एक तो दें। क्लासिफिकेशंस हैं कि बर्थ वेट डिपेंड करता है पेशेंट का ना एट द टाइम ऑफ द बर्थ वेट कितना है, तो उस हिसाब से उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते जाते हैं या कम होते हैं रिस्पेक्टिवली। तो इसमें एक तो क्लासिफिकेशंस हैं जो की हुई हैं, एक वाटरसन क्लासिफिकेशन है, एक स्पिट्स क्लासिफिकेशन है। तो उसमें वो अकॉर्डिंग टू बर्थ वेट उन्होंने सर्वाइवल चांसेस या परसेंटेज बताई हुई है। तो हम ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू बर्थ वेट पेशेंट को काउंसल करेंगे कि आपको पेशेंट का बर्थ वेट इतना है बेबी का, इसमें साथ एसोसिएटेड कार्डियक एनोमली है या नहीं है, वर्टिब्रल डिफेक्ट है या नहीं है, व्हाटसोएवर जो हमने रूल आउट पहले कर लिया है। तो अकॉर्डिंगली हम उनको प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन करके उनसे कंसेंट लेके वी हैव टू प्रोसीड फॉर दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें ऑब्वियसली रिस्क ऑफ रिकरेंस के चांस भी होते हैं। व्हाट लेबोरेटरी वर्कअप शुड बी ऑब्टेन्ड बिफोर सर्जरी? सो 12 आवर्स का बच्चा है, क्या क्या लेबोरेटरी वर्कअप आप करवाएंगे इसमें सर्जरी से पहले? अब इसमें वो सारी चीजें आपने बतानी है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, रूल आउट करने वाली चीजें भी हैं,
एस्पिरेशन नमूनिया को भी ध्यान में रखना है। मजीद इसमें कोई ऐड करना चाहे तो। इको और बेसलाइन बेसलाइन में क्या क्या करवाएंगे आप? सीबीसी जो हमें चाहिए होगा, टीएलसी देख लेंगे एस्पिरेशन निमोनिया, क्योंकि एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस हमें चाहिए हो सकती है। सर एक्सरे जरूरी हो जाएगा, और उसमें वर्टिब्रल डिफेक्ट्स भी आ जाएंगे और क्या कहते हैं, एनजी भी कंफर्म हो जाएगी, फाइल अप हुई भी होगी। हाँ जी, एक्सरे करवा लेंगे, चेस्ट एक्सरे एसोसिएटेड विद स्पाइनल प्लेन फिल्म भी करवा सकते हैं ताकि हम वर्टिब्रल एनोमलीज को रूल आउट कर लें। अल्ट्रासाउंड हमें रीनल एनोमलीज या उसको भी रूल आउट करने में हेल्प कर देगा, अल्ट्रासाउंड भी है। एको मैंडेटरी है, मेजर कार्डियक इफेक्ट हमें एको पे ही रूल आउट हो जाएंगे। उसके अलावा ब्लड क्रॉस मैच करवाएंगे ऑब्वियसली। एबीजीज इसमें करवा सकते हैं, क्या आप देखना चाहेंगे PO2 कितनी है पेशेंट की है, इस किस्म की चीज देखने के लिए। ऑब्वियसली सीबीसी और इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब कुछ भी आपका कंसर्न होगा। सो इसमें हम मेंशन करेंगे स्पेसिफिकली एक्सरे। बातें वही है कि एक्सरे हमने क्यों करवाना है, एस्पिरेशन नमूनिया, इन्फिल्ट्रेट्स देखने के लिए, वर्टिब्रल एनोमलीज देखने के लिए, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे रीनल डिफेक्ट देखने के लिए, एको मैंडेटरी है मेजर कार्डियक इफेक्ट्स के लिए, सीबीसी, एबीजीज और इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, मजीद कोई इसमें ऐड अच्छा करना डॉक्टर चाहे तो? अरसलान, अगर एस्पिरेशन निमोनिया डेवलप हो चुका है ऑलरेडी तो हम पोस्टपोन कर देंगे? नहीं, मतलब पहले ये डिपेंड एंटीबायोटिक्स करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, सेवेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना हमारा, सही। इसमें हाउ इज सेवियर लंग डिजीज मैनेज बिफोर रिपेयर, ये उसमें हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ठीक है, इसमें कोई मजीद ऐड करना चाहे तो? So next question is describe management in the NICU before surgery, ये वाला है ना? पेशेंट को हेड अप रखेंगे, सर हेड अप ऑक्सीजन और सर एनपीओ करके इसको फ्लूइड पर ले आएंगे। तो ऑब्वियसली बच्चा छोटा है, वार्म वार्म बच्चों में ना टेम्परेचर मैनेजमेंट मस्ट बताया करें जब भी कोई ऐसी चीज हो। वार्म रखेंगे, हेड एलिवेट रखेंगे ताकि रिफ्लेक्स ना हो, एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस, एंटीबायोटिक्स करेंगे। ब्लड की अवेलेबिलिटी भी कंफर्म कर लेंगे। और इसमें बाज लोग कहते हैं कि पोजीशन थोड़ा कॉटमी वाली भी हो जाती है, तो ऑब्वियसली ए लाइन का भी कुछ लोग कहते हैं ए लाइन भी डाल लेनी चाहिए सबसे। और आईवी लाइन अच्छी आपने मेंटेन करनी है। राइट आर्म को मोस्टली और स्प्रे करवाते हैं ताकि ओरल वो एनपीओ भी ट्यूब का कराएंगे या मेंशन, नहीं? जी ऑब्वियसली एनपीओ तो करवाएंगे जी, सॉरी। ओरल एसोफेजियल ट्यूब का भी मेंशन हुआ था। हाँ जी बिल्कुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज सेवियर लंग डिजीज मैनेज बिफोर रिपेयर, ये वो जो भी क्वेश्चन आपने किया था कि कितना वो होगा तो हम उसको ऑपरेट करवाएंगे या जी नहीं करवाएंगे। जी इसमें कोई कमेंट करना चाहिए, मैं बाद में बताता हूँ कि क्या करना है। अब इसमें देखिए आपकी जो बेसिक एनोमली है ना, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का फिस्टुला का टाइप क्या है। ऑब्वियसली जो हम अगर 3B जो मोस्ट कॉमन है उसको हम अगर डिस्कस करें तो उसमें जो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस है इट इज कनेक्टेड टू द ट्रेकिया।
तो जो भी आप वेंटिलेट, अगर सवेयर नमूनिया है तो अगर आप वेंटिलेट भी कर रहे हैं उसको पेशेंट, आपने बिफोर ऑपरेशन उसको वेंट पे डालना भी पड़ गया, इंटुबेट ही करना पड़ गया रिस्पायरेटरी डिजीज की वजह से, तो आपकी जो एयर है ना वो ऑब्वियसली लंग्स में जा, सॉरी स्टमक में जाके उसको तो इन्फ्लेट करेगी ना, तो वो भी तो हम विदाउट सर्जरी करेक्ट नहीं कर सकते। ये मेरी बात समझ आ रही है सबको? अगर आपके पास जी 3B गैस्ट्रोस्टोमी वाली तो की करते हैं। डायग्राम है पड़ी, तो उसमें देखें जो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस से अपर एंड तो ब्लाइंड पाउच में आ जाता है, इसमें एनजी नहीं गई। जो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस है इट इज कनेक्टेड टू द ट्रेकिया। तो अगर एस्पिरेशन की वजह से, जिस वजह से अगर वो सवेयर नमूनिया डेवलप हो गया बच्चे को, और उसको आपने ऑलरेडी इंटुबेट कर दिया है इन द पीको निको व्हाटसोएवर, तो आपकी वेंटिलेशन से उसकी गैस्ट्रिक डिस्टेंशन तो हो रही है ना, उसको गैस्ट्रोस्टोमी भी तो करेंगे हमने, इसके लिए। हाँ तो उसमें नेक्स्ट ऑप्शन है गैस्ट्रोस्टमी की जा सकती है। सिंपल गैस्ट्रोस्टमी से गैस्ट्रिक ड्रेनेज को आप कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका लोकल ये है, और कुछ उसमें ये लिखा हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्सिलर वेंटिलेशन भी इसमें की जा सकती है ताकि पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर आपका मिनिमम रहे। अब लेकिन ये है कि इस डिकम्प्रेशन से जो एक नेगेटिव पॉइंट आता है वो ये है कि आपकी जो वेंटिलेट कर रहे हैं, जो ट्रेके से जो आपकी एयर जा रही है वो अब उस गैस्ट्रोस्टमी से निकल एग्जिट कर जाएगी स्टमक के जरिए, तो आपकी वेंटिलेशन लंग्स की जो कंप्लायंस है ना, तो वो बेहतर नहीं रहेगी। इसमें वेंटिलेशन आपकी थोड़ी एडिक्वेट नहीं रहेगी, तो ये एक इसमें मेजर कंसर्न है गैस्ट्रोटमी का। ये समझ आ रही है मेरी बात कि जी हमारे कंसर्न क्या है, हमने उसको मैनेज कैसे करना है? हेलो? जी जी समझ आ रहा है। जी सर समझ आ जो लोअर, दोबारा मैं बता दूं सिंपल वर्ड्स में, जो लोअर एंड ऑफ इसोफेगस है इट इज कनेक्टेड टू द ट्रेकिया। अपर एंड तो ब्लाइंड आ रहा है ना टेफ में, तो अगर आपका पेशेंट सवेयर नमोनिया या सवेयर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, तो अगर आप उसको ऑलरेडी इंटुबेट करके वेंटिलेट भी करेंगे, तो सादा लफ्जों में जो आपकी एयर है वो स्टमक में जाएगी, स्टमक डिस्टेंड होना शुरू हो जाएगा। आप सिंपल गैस्ट्रोटमी भी करते हैं तो आपकी वेंटिलेशन एडिक्वेट नहीं रहती कि आपकी एयर जो वहाँ ट्रेके से आ रही है वो उस गैस्ट्रोटमी से निकल रहेगी। तो इसमें कुछ लोगों ने एक और टेक्निक भी यूज की है जिसमें वो कहते हैं कि रेट्रोग्रेड फिस्टुला करके ना, थ्रू गैस्ट्रोटमी विच इन्वॉल्व्स दी ऑक्लूडिंग द फिस्टुला रेट्रोग्रेडली थ्रू गैस्ट्रोटमी, उसके जरिए उसको बंद कर देते हैं, जिसमें से लोकल एनेस्थीसिया में ये काम हो सकता है। छोटा फिस्टुला को फोलिज लाइगेट डाल कर के। देते हैं। जी जी फिस्टुला को लाइगेट कर देते हैं ना, हाँ जी, थ्रू हाँ जी, एब्डोमिनल थोरेसिक अप्रोच। थ्रू अब्डोमिनल थोरेसिक सपोर्ट एग्जैक्टली। तो ये जो लोग ज्यादा पीड्स में काम कर रहे हैं तो उनको, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इजी हो जाए, इजी होगा। ठीक है, कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ डॉक्टर अदीला? आपने क्वेश्चन किया था ना पहले, जी जी कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ? जैसे मतलब अगर स्वेयर डिस्ट्रेस में है और नमूनिया डेवलप हो चुका है तो हम थोड़ा वेट कर लेंगे और जी जो कंजर्वेटिव है वो कर लेंगे। हाँ जी, अगर प्रोसीड कर सकते, मतलब रिस्क वर्सेस बेनिफिट से चलेंगे हम, अगर ऑब्वियसली प्रोसीड ऑब्वियसली। कर सकते। इसमें मजीद कोई ऐड करना चाहे सर आमिर या डॉक्टर तनवीर ने भी ज्वाइन किया हुआ है हमें, इफ एनी सीनियर वांट टू ऐड इन दिस। इसमें जो इसोफेजियल रिपेयर है उसको जो है वो हम बाद में डेफर कर देंगे जब तक पेशेंट स्टेबल हो जाएगा, और जो फिस्टुला है उसको हम लाइगेट कर देंगे, क्योंकि अगर हम गैस्ट्रोस्टमी भी बनाते हैं तो जो वेंटिलेशन करेंगे और लंग्स तो ऑलरेडी नमोनिया और उसकी वजह से नॉन कंप्लाइंट है, तो एयर जैसे आपने बताया कि वो वहां से वेंट आउट हो जाएगी। जी अरसलान, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट तो आप लोगों ने कवर कर लिए। एग्जैक्टली। बेसिक इमेच्योरिटी है, उसके जी बाद डॉक्टर जो साहब कुछ, एसोसिएटेड जो इसमें अनॉमलीज हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट वन जो है वो कार्डिक है, जिसमें आपने ये बात कर ली क्लियर, देयर मस्ट बी कार्डिक स्कैन। और उसके बाद जो है हाइपोथर्मिया है, हाइपोकलीमिया है, इस तरह के हाइपोनेट्री में ये तो वो कंसर्न है जो कॉमन आपको इस तरह के पेशेंट्स में होते हैं। बाकी जो इसकी लंग के हवाले से स्ट्रेटजीज है वो लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज चलती हैं। कभी भी लंग को हाइपर इन्फ्लेट करने की कोशिश ना करें, नेवर ट्राई टू ना फोर्सफुली इन्फ्लेट। तो इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि ये लंग पहले से डेवलप नहीं होते, और क्या कहते हैं जी, इसमें एस्पिरेशन कंटिन्यूस हो रही होती है तो स्टिफनेस होती है, तो उसकी जो है ना लंग प्रोटेक्टिव प्रेशर्स के ऊपर ही जाके वेंटिलेशन करें, तो गिव देम टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
बाकी जो ये 4 आवर्स का बेबी है तो इसको हैंडल करने में, आईवी लाइन मेंटेन करने में ये इश्यूज होते हैं। बाकी तनवीर साहब भी हैं, कुछ चीज़ ऐड करना चाहें? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम डॉक्टर तनवीर, क्या हाल है? मैं बड़ी ऑड पोजीशन में हूँ, शेव कर रहा हूँ और मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, वाह, लेकिन देखिए तमाम कोलीग्स, जो नियोनेटल एनेस्थीसिया इटसेल्फ सबसे चैलेंजिंग है, ठीक है। तो इस ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला में नियोनेटल जो एनेस्थीसिया है उसके तमाम वो चैलेंजेस मौजूद हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ये बाय बर्थ एक सिक नियोनेट है, और जिसमें कंजेनिटल एनोमली एक है, इसमें हिडन और भी एनोमलीज हो सकती हैं, लिहाजा लुक फॉर अनदर हिडन एनोमलीज। एंड दिस बेबी नियोनेट इज हैज हैविंग सॉइल्ड लंग्स ऑलरेडी। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जिस तरह हम ऑप्टिमाइज करते हैं ना, तो हमारी स्ट्रेटेजीज हैं टू ऑप्टिमाइज हेल्थ कंडीशन बाय कीपिंग वार्मिंग, प्रोटेक्टिंग लंग्स फ्रॉम द फर्दर सॉइलिंग, और उसके बाद जैसे आईवी मेंटेनेंस है, कैनुलेशन है। एम हमारा यही है कि जो उसका लंग्स की सॉइलिंग हो चुकी है, हम फर्दर कुछ और ना होने दें। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट it's a high risk surgery, it's a high risk anesthesia, always post operative ICU इसमें चाहिए होता है। तो ये तमाम चीजें जो है ना मेक इट वेरी वेरी चैलेंजिंग। बाकी जो डॉक्टर आमिर साहब फरमा रहे थे, मैं उनसे टोटली इत्तेफाक करता हूँ। यस डॉक्टर आमिर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। शुड दिस पेशेंट बी इंटुबेटेड प्री ऑपरेटिवली फॉर एयरवे प्रोटेक्शन? इसमें अनलेस मैंडेटेड बाय सेवियर डिजीज इसको इंटुबेशन की जरूरत रूटीन में नहीं होती, क्योंकि अगर हम इंटुबेट करेंगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हमारी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से बढ़ जाएगी। तो इस वजह से मेजॉरिटी केसेस में हम इंटुबेट प्री नहीं करते होते। So next question is, what are the options regarding induction and intubations? 11 भी इसके साथ डिस्कस करते हैं, what are common intraoperative problems and how they can be managed। यानी हमारी इंडक्शन, इंटुबेशन एंड इंट्राऑपरेटिव प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, हम उसको कैसे मैनेज करेंगे? इस पे कोई कमेंट करना चाहे तो? इस पेशेंट में इनहेलेशनल इंडक्शन करनी चाहिए। जी डॉक्टर तैयबा बताएं। विदाउट रिलैक्सेंट जो है हम उसको इनहेलेशनल इंडक्शन करेंगे। और कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं अवेक इंटुबेशन की, लेकिन अवेक से ये प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि प्रीमेच्योर भी होते हैं, तो उसमें रेज्ड आईसीपी और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज के चांस होते हैं प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में। तो इसमें आइडियल तो यही है कि आप इनहेलेशनल इंडक्शन करें। सही है, ठीक है, गुड। तो इनहेलेशन इंडक्शन का एक ये भी है कि हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से हम अवॉइड कर लेंगे, अवॉइड हो जाएगा, हाँ जी, क्योंकि पॉजिटिव प्रेशर Exactly. वेंटिलेशन आप देंगे तो आप गैस्ट्रिक डिस्टेंशन बढ़ाएंगे और उसकी वजह से फिर वो एस्पिरेशन के चांसेस हो जाते हैं। वेरी गुड पॉइंट रेज्ड। यहाँ जब आप बताएंगे ना कि इनहेलेशनल इंडक्शन, तो आपको उसका रैशनल पता हो कि व्हाई वी आर डूइंग दैट। रीजन, इसकी रीजन यही है कि वी डोंट वांट टू damage the lung further, because by giving little bit of positive pressure will further soil the lungs. We want to avoid that. That's why जो बेबी खुद से ब्रीथ इन करेगा, उसी से वो स्लोली बाय प्रोटेक्टिंग लंग्स एनेस्थेटाइज हो जाएगा, एंड देन वी कैन सिक्योर द एयरवे। उसके पीछे रैशनल ये है, रैशनल पता होना चाहिए। द एग्जामिनर विल मस्ट आस्क यू व्हाई यू आर डूइंग दैट। और नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटुबेशन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ ईटीटी। इस पे कोई कमेंट करना चाहेगा, ईटीटी की पोजीशन क्या होगी? ईटीटी की पोजीशन ये होती है कि आप उसको फिस्टुला को बाईपास करते हैं। आपको मतलब फिस्टुला से आगे, ताकि अगर फिस्टुला से पहले आपका ट्यूब एंड कर है तो वो तो सारी स्टमक में एयर जाएगी वहीं से ओपनिंग से, तो आपने जो ट्यूब का एंड है वो डिस्टल टू द फिस्टुला होनी चाहिए। जी डिस्टल टू फिस्टुला और प्रॉक्सिमल टू कैरिना हम रहेंगे। एग्जैक्टली। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्यूब की पोजीशन क्या होनी चाहिए, डिस्टल टू द फिस्टुला होनी चाहिए, ताकि हम गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हमारी
अवॉइड हो जाए। और once the tube is in good position, then the child can be paralyzed और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन उसके बाद हम मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी यह है कि जैसे ही पोजीशन चेंज करते हैं पेशेंट की, सर्जिकल मैनिपुलेशन या पेशेंट की पोजीशन सर्जरी के जब चेंज करते हैं तो उस टाइम आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब डिसलॉज ना हो, तो ये भी एक कंसर्न है यहाँ पे हमारे पास। दूसरा, इंडक्शन और इंटुबेशन से पहले मॉनिटरिंग क्या क्या अटैच करेंगे आप? एनीवन कोई स्पेशल मॉनिटरिंग इसमें अटैच करना चाहेंगे? सर इसमें प्रीकॉर्डियल स्टेथोस्कोप जो है वो एक स्पेशल मॉनिटरिंग करेंगे। उसके अलावा सर ईसीजी सैचुरेशन ये तो दोनों ही चलें साथ रहेंगे, और प्रीकॉर्डियल स्टेथोस्कोप एट जी, इन इसमें डॉक्टर तैयबा कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? ए लाइन का भी इसमें है। हाँ जी A बिल्कुल, line। इसमें ए लाइन भी डाल सकते हैं, और अगर ए लाइन इजीली ना डाले छोटा बच्चा है तो अम्बिलिकल आर्टेरियल लाइन भी इसमें डाली जा सकती है, डाल सकते हैं। जो न्यूरोटोलॉजिस्ट मोस्टली या वो भी डाल सकते हैं। दूसरा ये भी एक जगह लिखा हुआ है कि स्टेथोस्कोप आप दो भी रख सकते हैं, फर्स्ट ऑन दी टू असेस द ब्रेथ साउंड एंड सेकंड ओवर द स्टमक। क्या आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा कि आपका फिस्टुला तो वेंटिलेट नहीं हो रहा कहीं? बाकी सैचुरेशन, ईसीजी, एंटरल CO2, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, आइडियल कंडीशन में दिस शुड बी डन। जी सर, इसमें कोई चीज ऐड करनी हो किसी ने? टेम्परेचर मॉनिटरिंग इज मस्ट, आइडियल नहीं है यहाँ लफ्ज ना। टेम्परेचर मॉनिटरिंग इन न्यूनेट इज मस्ट। It's not that if it's available you do it. No, it's one of the mandatory and it's one of the must. अगर आप लास्ट तक पहुंच चुके हैं तो काइंडली इसमें मोर्टेलिटी आप जरूर बताएं कि दिस इज अ हाई रिस्क सर्जरी, हाई रिस्क एनेस्थीसिया, डिस्पाइट यू डू एवरीथिंग देयर इज अ सिग्निफिकेंट मोर्टेलिटी इन दिस सर्जरी। सो इस बारे में भी काइंडली रखें। जी सर, वो हमने डिस्कस की है। जी सर, वो हमने पहले डिस्कस किया था हमारे क्वेश्चन में कि हम पेरेंट्स को काउंसलिंग वाइज उसमें क्या उनको बताएंगे कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट कितनी सर्जरी के रिस्क है, और ये सब कुछ हमने वो पहले डिस्कस किया है। Okay, because I joined later, so that's why जी सर, I was not knowing about that. okay sir, no issue. Now next question is discuss common intraoperative problems. इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इंट्राऑपरेटिवली? सबसे ज्यादा तो ट्यूब की डिसलॉजमेंट है, और ऑब्वियसली उसके अलावा जो है आप न्यूमोथोरैक्स डेवलप कर सकते हैं अगर आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ज्यादा कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और ये है कि ड्रॉप इन सैचुरेशन हो सकता है। डिस्पाइट all your efforts you are unable to maintain a good saturation because of the lung condition. और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रही तो PCO2 राइज कर सकता है इसमें। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। सिक्रीशंस, ब्लड, जिसकी वजह से ट्यूब Dehydration. ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है। ड्यूरिंग सर्जरी भी यही होता है कि बीच में सर्जरी में जो है डीसैचुरेट पेशेंट करता है, उसकी वजह ये होती है कि आपने रिट्रैक्शन की होती है लंग की। Yes, वही है कि despite all your efforts there can be still hypoxia and all these things. तो आपको certain उसकी लिमिट रखनी है कि allowable इसमें hypoxia अगर है तो to certain SpO2 you should be okay. You should be happy that this much is okay. और मीडिया साइना में अगर फ्रीक्वेंट कंप्रेशंस आ रही हो स्ट्रक्चर्स की तो उसकी वजह से हेमोडायनामिक कॉम्प्रोमाइज जो है वो होते हैं। जी बिल्कुल। और चूंकि छोटा सा बच्चा है, 3 साइज की ट्यूब हो गई, छोटी साइज की ट्यूब है, इसमें थोड़ा सा भी ब्लड का क्लॉट आ गया आपका तो ऑब्स्ट्रक्शन के चांस बढ़ जाते हैं आपके। बाकी इसमें क्लोज यू हैव टू मेंटेन अ क्लोज कम्युनिकेशन विद द सर्जन के लंग्स को इंटरमिटेंट री एक्सपैंड करना है, जो भी करना है तो सर्जन के साथ कम्युनिकेशन आपकी क्लोज होनी चाहिए इसमें। So when should baby be extubated and what are early and late complications of TAF repair? Extubation के बारे में
Anyone can comment. इसमें क्योंकि उसको रिपेयर के लिए भी टाइम चाहिए, तो मोस्टली बच्चों को इंटुबेटेड ही भेजा जाता है। पोस्ट ऑफ Exactly. वेंटिलेशन चाहिए तो होती है तो इंटुबेटेड ही भेजेंगे। और ऑलरेडी लंग डिजीज होती है, निमोनिया होता है, तो कुछ टाइम चाहिए जी। होता है तो उनको। पेन के लिए क्या ऑप्शंस है हमारे पास? इनके लिए जी डॉक्टर तैयबा, आप लोग क्या यूज करते हैं पेन के लिए, हम पेशेंट लोग के लिए? लो डोज स्किन्स देते हैं और प्रोवेस्ट ठीक है, देते हैं। और वैसे ठीक है। और बुक्स में तो लोकल, लिखा हुआ है कि आप एपिड्यूरल भी लगा सकते हैं। एग्जैक्टली। नाउ और लास्ट लोकल भी क्वेश्चन। हम लोकल इन्फ्लेटेशन भी होती है। जी जी। व्हाट आर अर्ली एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टेफ रिपेयर? उसमें एनास्टोमोसिस लीकेज हो सकती है। एग्जैक्टली। एस्पिरेशन जिसमें निमोनिया इनमें गैस्ट्रोएसोफेजियल इसोफेजियल रिफ्लक्स। डिसमेटैलिटी की वजह से। जी और इसमें ये भी होता है कि अगर सक्शनिंग आप बार बार करते हैं ना, तो उससे भी एनास्टोमोसिस लीकेज और डिस्ट्रप्शन के चांसेस होते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिवली जो है वो, क्योंकि इसका ट्रेकिया बहुत ही डेलिकेट सा भी होता है और डेवलप भी नहीं होता है प्रॉपर, तो पोस्ट ऑपरेटिवली ट्रेकोमलेशिया भी हो सकता है। जी बिल्कुल। So these are the early and late complications of tracheoesophageal fistula. So हमारा ये पहला टॉपिक का ऑलमोस्ट कवर हो चुका है ट्रेकियोएसोफेगल फिस्टुला के बारे में। इस पर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो टाइप्स ऑफ ट्रेकोएसोफेजियल फिस्टुला है, इनको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? अल्ट्रासाउंड पे, एक्सरे पे, या किस तरह? जी डॉक्टर तैयबा। इसमें बेसिकली जब आप एनजी कैथेटर डालते हैं ना, तो उसको इस एक्सरे पे आप उससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये किस टाइप का आपका फिस्टुला है। मेरे ख्याल में तो ये आंसर है। मजीद इसको कोई मजीद सर्जिकल वाइज कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो वो बता सकता है। सर इसका कोई बेरियम का एक टेस्ट होता था शायद, उसमें भी कोई है मतलब वो भी इन्वेस्टिगेशन में है। इसमें एग्जैक्ट तो जी पीडियाट्रिक सर्जन बता सकता है आपको। प्लस ये है कि जिस तरह बेरियम है, सीटी चेस्ट भी तो हो सकता है ना, हाई रेजोल्यूशन सीटी चेस्ट। जी जी, हाई रेजोल्यूशन सीटी चेस्ट भी हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है ना, वो आपको डिटेल में बता देगा कि कहाँ पे एनोमली है ये। एक्चुअली बीइंग एनेस्थेटिस्ट, हमारे पास जब पेशेंट आएगा ना जी, सॉरी जब न्यूनेट आएगा, तो उसका डायग्नोज होना चाहिए, क्योंकि सर्जिकल प्लान अकॉर्डिंग टू द फिस्टुला की साइट के पे ही सर्जिकल प्लान है ना, सो इट शुड बी अ एस्टैब्लिश्ड डायग्नोसिस फॉर एनेस्थेटिस्ट। लेकिन इसको एग्जैक्टली कैसे करते हैं, तो ऑफ कोर्स इसके कुछ क्लिनिकल साइन होंगे और कुछ इन्वेस्टिगेशन होंगी। इन्वेस्टिगेशन में ज्यादातर मेरा ख्याल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होगी। सीटी उसमें चेस्ट, हाई रेजोल्यूशन सीटी चेस्ट बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। So next question पे हम any other question from this tracheoesophageal fistula?
So next, congenital diaphragmatic hernia. 5 questions हैं. Just time भी हमारे पास just 20 minutes ही रह गए हैं. So what is congenital diaphragmatic hernia? Next is how it may present and how it is diagnosed. So anyone, what is congenital diaphragmatic hernia and how it is presented and diagnosed? So congenital diaphragmatic hernia is a congenital disease in which during fetal development the gut can herniate into thorax through one of the 3 diaphragmatic defects: left-sided, left defect, right-sided, or anterior. The most common is left-sided herniation, which is 90%, sir. Exactly. तो यानी during fetal development जो 3 diaphragmatic defects हैं, left, right and anterior, उनमें से gut herniate कर जाती है. Most common 90% चांसेस में left sided herniation होती है. तो इसके साइंस क्या हैं? सर इसके साइंस hypoxia. में है सर जी, हाइपोक्सिया, स्केफॉइड एब्डोमेन और बोवेल साउंड्स इन थोरैक्स, और सर एक्सरे में प्रोमिनेंट इसके गट्स जो है वो उसमें नजर आती है आपके लंग्स वाले रीजन में, और मोस्ट कॉमन लेफ्ट साइडेड होता है ये. एक्सरे में क्लियर कट नजर आ जाता है. हाँ जी, गट हर्निएट की होती है, थोरैक्स में आई होती है. उसकी वजह से मीडिया साइनल शिफ्ट भी हो सकती है. गुड. और इसकी डायग्नोसिस मोस्टली कैसे होती है? इट कैन बी डायग्नोज्ड एंटीनेटली आल्सो. ऑप्स अल्ट्रासाउंड पे. हाँ जी. तो इसकी एंटीनेटल डायग्नोसिस भी हो सकती है. जी. So what are the anesthetic implications in this procedure, in this case? इस पे कोई कमेंट करना चाहे? इसमें पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया हुआ होता है, रिडक्शन होती है एल्वियोलाई और ब्रोंकियोलाई की, और मेलोटेशन ऑफ द इंटेस्टाइन होती है. एपिलेटल लंग जो है वो इम्पेयर्ड होता है, जिस साइड पे गट हर्निएट हुई भी है, और मैचुरेशन जो है वो दोनों लंग्स की इम्पेयर हो सकती है. तो इसमें ये होता है कि जब हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन वगैरह देते हैं तो उसमें न्यूमोथोरैक्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. तो इसमें Pulmonary यानी ऑब्वियसली hypertension. ये भी लिखा हुआ है कि वी हैव जो सैचुरेशन है माइल्ड हाइपोक्सिया हम एक्सेप्ट करते हैं, वी हैव टू परमिसिव हाइपरकैप्निया मुझे इसमें हाइपरकैप्निया मतलब. और हाइपोक्सीमिया भी हम SpO2 मोर देन 85 तक रखते हैं, हाँ जी. क्योंकि अगर हम ज्यादा की एफर्ट करने की कोशिश करेंगे तो बैरोट्रॉमा कर देंगे. एग्जैक्टली. कोई और कमेंट करना चाहे इस पे? वेंटिलेशन भी इसमें हम प्रेशर लिमिटेड वेंटिलेशन रखेंगे. पीक प्रेशर शुड बी लेस देन 30. जी. पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है तो इसमें इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड का भी रोल होता है. Pulmonary artery hypertension का innate nitric oxide का भी exactly role लिखा हुआ है. बिल्कुल. So next question is what special precautions should you take before anesthetizing a neonate generally? ये जनरल से क्वेश्चन आ गया है कि neonate को जनरली एनेस्थेटाइजिंग में क्या-क्या स्पेशल प्रिकॉशंस आप करेंगे? गैस्ट्रिक डिस्टेंशन करते हैं, मस्ट बी मिनिमाइज करेंगे, प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब, और हाई लेवल्स ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन अवॉइड करेंगे. और और अच्छा, इसमें जो है इसमें इस स्पेशल केस में ऑब्वियसली हम एनजी डालेंगे ताकि हमारा गैस्ट्रिक डिस्टेंशन ना हो, और इसमें भी प्री ऑक्सीजनेट करेंगे, इनहेलेशनल इंडक्शन, इसके बारे में इसमें भी पॉजिटिव विदाउट प्रेशर एड ऑफ, वेंटिलेशन अवॉइड करेंगे. हाँ जी. विदाउट एड ऑफ मसल रिलैक्सेंट होगा, विदाउट एड ऑफ. हाँ जी. और हम तो नाइट्रोक्स ऑक्साइड इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि वो गट की डिस्टेंशन करेगी, और ऑलरेडी गट जो है वो थोरैक्स में.
और इसमें लेफ्ट साइड का जो डिफेक्ट है वो मोस्ट कॉमन है। तो मोस्टली जो लंग कंप्लायंस और अगर हम न्यूमोथोरैक्स वगैरह डेवलप होता है तो वो राइट साइडेड होता है। और चेस्ट सर ट्यूब फॉर की लंग प्लेसमेंट कंप्लायंस, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट होनी चाहिए बिल्कुल, तो राइट साइड होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। बाकी मॉनिटरिंग में वही सारी चीजें आ ABGs जाएंगी, जी एबीजीज जो हमने वहाँ टेफ में भी डिस्कस की थी, वही सारी चीजें यहाँ भी आ जाएंगी। और इंटरऑपरेटिव प्रॉब्लम्स हमने इसी में ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए, जो न्यूनेट्स में मोस्टली होते हैं। ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, डिसैचुरेशन, हाइपोथर्मिया भी है, न्यूमो हाँ जी न्यूमोथोरैक्स डेवलप hypoxia, होता है। hypothermia, pneumothorax। हाँ जी। और पोस्ट ऑपरेटिव इनको एचडीयू में रखना पड़ेगा या निको, जहाँ भी हम रखेंगे। इनको पोस्ट ऑफ वेंटिलेशन चाहिए होती है 24 आवर्स। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऑलमोस्ट चीजें खत्म ही हो गई। नेक्स्ट जस्ट मेरा अपना एक क्वेश्चन भी है बाकी सब लोगों से, मोस्टली जो लोग पीड्स करवाते हैं, फ्लूइड मैनेजमेंट इन पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेट्स, व्हिच फ्लूइड इज प्रेफर्ड मोस्ट केसेस में? क्या क्या फ्लूइड आप लोग देते हैं? आपका अपना एक्सपीरियंस इसमें क्या क्या? एक 2 days का बच्चा है या 12 hours या 1 day, विद इन 1 month, फ्लूइड ऑफ द चॉइस क्या होना चाहिए हमारा? पीट सॉल्यूशन हम लोग यूज 1% करते हैं, डेक्स्ट्रोज वाटर और और अगर ये अवेलेबल हाफ ना हो तो 1% रिंगर लैक्टेट बना लेते हैं। हाफ नॉर्मल 1%? सलाइन विद डेक्स्ट्रोज रिंगर वाटर। रिंगर लैक्टेट जैसे 96 ml आप रिंगर लैक्टेट लेते हैं और 4 ml जो है वो डेक्सट्रोज डालते हैं उसमें। दिस इज 1% रिंगर लैक्टेट, ओके। जी। पीट सॉल्यूशन ऑब्वियसली मोस्टली जगह पे अवेलेबल होता है। पीट सॉल्यूशन की कंपोजिशन क्या होती है एनीवन? 0.18% होता है आई थिंक। 0.18% नॉर्मल सलाइन, 0.18% सलाइन होता है, और डेक्सट्रोज इसमें आई थिंक 7.5% जो हमारे पास आ रहा है आजकल। और अगर ये अवेलेबल ना हो तो नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन ये 1% रिंगर लैक्टेट बना लें। मोस्टली हमने बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया भी अवॉइड करना सीमिया को होता है, अवॉइड करना होता है इसलिए डेक्सट्रोज डालते हैं इसमें। इसीलिए डेक्सट्रोज मेंटेनेंस सॉल्यूशन में डालते हैं। हम मेंटेनेंस फ्लूइड जो हम यूज करते हैं उसमें डेक्स्ट्रोज सलाइन है, डेफिसिट में हम वो भी दे सकते हैं हाफ नॉर्मल सलाइन या लैक्टेटेड रिंगर। एडिड 25%, वो जैसे डॉक्टर मैंने बताया 1% नेगेटिव लिंगर के 96 जी जी ml, वो 4%, 4 ml। ठीक हो गया जी। डॉक्टर आमिर, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें? अच्छा डॉक्टर सलाम, जी जी। हम लोग जो फ्लूइड यूज करते हैं ना, हम मेंटेनेंस डेफिसिट दोनों में ही पीट सोल्यूशन ही यूज करते रहते हैं, मतलब डेक्स्ट्रोज सलाइन एक तरह से हम यूज करते रहते हैं। लेकिन मॉडर्न हाँ में जो जी। था उसमें था मेंटेनेंस में आप वो यूज करें और डेफिसिट में आप जस्ट नॉर्मल हाफ सलाइन यूज करें, नॉर्मल सलाइन या रिंगर। मतलब बच, उसमें डेक्स्ट्रोज एडिड नहीं था, मेंशन नहीं था। बच्चों में डेफिसिट। मोस्टली जो मेंटेनेंस है ना, वो डेक्सट्रोज की ही मोस्टली चलाई जाती है। इसमें जो और पीड्स में जो डेफिसिट लोग उसी काम से कर रहे हैं वो, हाँ जी, डेफिसिट उसी से। सही। जी अरसलान, जी सर, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस फ्लूइड मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे थे, इसमें मजीद आप कोई कमेंट ऐड करना चाहते? पीड्स फ्लूइड सारी मैनेजमेंट। चीज़ें कवर कर ली आपने। जो कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्नी है इसकी, और जो है ट्रिकोएसोफेजियल फिस्टुला मैनेजमेंट, तो इसमें ऑलमोस्ट काफ़ी आपकी मिलती जुलती है, सिमिलर ही है। तो क्या कहते हैं, प्रीमेच्योर इनमें लंग होते हैं, और न्यूनेटल एज ग्रुप है, उसकी कॉमन जो मैनेजमेंट है सेम ही है। तो बाकी जो फ्लूइड मैनेजमेंट है उसमें ये है कि डेक्सट्रोज ज़रूर देना है, कि जैसे क्या कहते हैं 1/5 नॉर्मल सलाइन खिला लेते हैं, वो जो है अगर आप डेक्सट्रोज नहीं देंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो
उसमें डेफिसिट में आप डेक्स्ट्रोसलाइन दे लें और मेंटेनेंस में आप 1% रिंगर लैक्टेट बना लें, तो उससे ये फायदा होता है कि आपको दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल जाते हैं, बैलेंस सोल्यूशन बन जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जी है वो बार बार वो डॉक्टर तनवीर भी कह रहे थे कि हाइपोथर्मिया इज अ वेरी डेंजरस फैक्टर, उसमें डिले रिकवरी होती है, और जो है सर्दियों में वैसे ही टेम्परेचर कम होता है हमारे भी इसके एटमॉस्फेयर में, और गर्मियों में आप देखते हैं तो एसी चल रहे होते हैं थिएटर में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप एसी बंद करते हैं तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है, और अगर आप एसी चलाते हैं तो फिर बच्चा नहीं उठता, तो ये बड़ा एक डिफिकल्ट टू हैंडल सिचुएशन है। तो बहरहाल आपको एसी बंद करवाने चाहिए और टेम्परेचर रूम का जो है उसे मेंटेन रखना चाहिए, और साथ जो चीज़ें सिर्फ रूम टेम्परेचर से नहीं, आप जो फ्लूइड यूज़ करते हैं उनको भी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उसका टेम्परेचर मेंटेन करें। यूजली जैसे मेरे पास यहाँ जो है ना यूरोलॉजी की सर्जरी है, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट हैं, तो अब वो फ्लूइड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसमें, चाहे वो ट्रांस यूरिथ्रल सिस्टोस्कोपी हो या पीसीएनएल भी होता है, तो इन सारी सिचुएशन में वो एक्सेसिव फ्लूइड यूज़ होता है। अगर उसका टेम्परेचर नहीं है मेंटेन तो पेशेंट डेफिनेटली हाइपोथर्मिया में जाएगा। उसमें जो है वो फ्लूइड मेंटेन होने चाहिए और रूम टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। आप जो आईवी फ्लूइड लगा रहे हैं वो मेंटेन रखें, क्योंकि बच्चे का साइज बहुत छोटा है, 2.5 kg है, 3 kg है, तो इसमें अगर आपने 100 ml भी उसको लगा दिया कोल्ड सोल्यूशन तो हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं यूजली, बाकी आप लोगों ने काफ़ी कवर अप कर लिए। फर्दर कोई डॉक्टर तनवीर में लगता फ्रेश अप हो गए, कुछ चीज़ ऐड करना चाहें? जी, ये टेम्परेचर पे ना मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपसे। ये बड़ी बिगनिंग की बात है, यानी शुरू में मैं बहावलपुर में करता था काम, जब यानी आप एनेस्थीसिया में बड़े नए होते हैं, तो पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया जो है ना, पीडियाट्रिक सर्जरी में ये रूटीन थी कि टेम्परेचर तो मॉनिटर नहीं होता था, हमें भी उस वक्त अंदाजा नहीं था। इंट्रा ऑपरेटिवली आप बिलीव करें, नियोनेट का 6 महीने के बच्चों का हार्ट रेट जो है ना वो 60-70 इस रेंज में आ जाता था, एंड हमें नहीं समझ आती थी कि ये क्या वजह है, और वो उठने में भी बड़ी देर लगाते थे, और आई डोंट नो उसकी सर्जरी का आउटकम कोएगुलोपैथी क्या होती, लेकिन आई एम श्योर कि वो हाइपोथर्मिया था। होता ये है कि हाइपोथर्मिया एसी या इन चीज़ों से ज़्यादा ना हमें इक्विपमेंट चाहिए होता है बेसिकली बच्चों को वार्म रखने के लिए। थिएटर में यूजुअली पीडियाट्रिक के लिए तो मस्ट है आपका फ्लूइड वार्मर हो, जो भी आप फ्लूइड दे रहे हैं वो फ्लूइड वार्मर के जरिए जो है ना जा रहा हो, 37 to 40 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा हो। इसके अलावा जो हार्ट एयर ब्लैंकेट होती है ना, जैसे बेयर हगर वगैरह, वो पीडियाट्रिक सर्जरी में हमेशा बच्चे पे डाला जाता है, और जो जिस मैट्रेस पे बच्चा लेटता है ना वो भी वार्म होता है, यानी उसमें भी या तो हीटिंग सिस्टम होता है या उसमें जो वार्म वाटर है वो सर्कुलेट करता है, यानी बच्चे के इर्द गिर्द पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो सारा जो है ना नॉर्मोथर्मिया का क्रिएट किया जाता है। अगर ये अरेंजमेंट ना हो तो सर्जरी में जब बॉडी कैविटी ओपन होती है या जो हम वेंटिलेट कर रहे हैं जिस गैसेस से, वो भी ठंडी होती हैं। तो पीडियाट्रिक केसेस में हाइपोथर्मिया मिनटों की बात है। वो एप्रिशिएट इसलिए नहीं होता कि हम टेम्परेचर मेजर नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारे पास लाइव टेम्परेचर मेजरमेंट नहीं आ रही होती। अगर आप इसे अपनी करंट प्रैक्टिस में जस्ट अपने एक्सपेरिमेंट के लिए करके देखें, आप इमेजिन यू विल बी सरप्राइज कि बड़ी तेजी से टेम्परेचर जो है ना वो 32-33 डिग्री सेल्सियस तक फॉल हो जाता है विद इन मिनट्स। So we must have to warm the fluid, the baby, the surrounding, the gases, everything which is going inside pediatric patient must be warmed to normal body temperature. जी डॉक्टर आमिर। थैंक यू डॉक्टर तनवीर।
बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई कमेंट करना चाहे? कोई कमेंट नहीं है। जी कोई नहीं, ठीक है फिर असल में ऐसे है कि जो पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया है ना जी सर, ठीक है। ये अगेन वेरी ट्रिकी और सबसे जो मोस्ट चैलेंजिंग एनेस्थीसिया है ना उनमें से एक है। तो इसकी अपनी एक टोन है, अपनी एक लय है, और until you work in pediatric anesthesia you don't understand it। तो इसलिए एक बुकिश नॉलेज है और एक आपकी रोटेशन है। जब भी आपकी पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया में रोटेशन हो, आप तो इसी पे मेरा ख्याल है इख्तिताम करते हैं जी और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे। जी, उसमें हमारा एक रह गया टॉपिक इसका पीडियाट्रिक वाला, फिर हम जो है ना नेक्स्ट मॉड्यूल पे चले जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। नेक्स्ट वेडनेसडे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक।